सोचिए सर, छांगुर के मामले में जो लड़कियां थी, उनके जो लापता हो जाते थे, उनके माता पिता थाने जाते थे तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता था। और यहाँ पर आप सोचिए किस कदर मिली भगत थी, सांठगांठ थी, नेक्सस था पुलिस अधिकारियों के साथ कि तुरंत आनन फानन में एफआईआर दर्ज हो जाती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एफआईआर करवाने के लिए पूरी एक मशीनरी तैयार थी, कंप्लेनेंट तैयार, पॉक्सो की कंप्लेनेंट तैयार, डॉक्टर तैयार और एफआईआर करने वाला मौजूद। तो पूरी एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी तैयार बैठी थी। आप एफआईआर कराओ और उसके बाद सुविधा शुल्क के आधार के ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही थी। वहां तो बेचारी जो पीड़िता जाती थी, वहां कौन सा सुविधा शुल्क था? वहां तो सुविधा शुल्क छांगुर और छांगुर के एजेंटों से मिलता था, इसलिए एफआईआर होनी नहीं थी। यहाँ एफआईआर होनी थी क्योंकि मालूम पड़ता था कि अब एक जर्सी गाय आएगी, 50 लीटर दूध देगी, उस दूध में सबका बंटवारा होगा। मुझे हैरानी इस बात की हो रही कि चलिए जो फ्रॉड अधिवक्ता था इसने तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली, लेकिन यूपी पुलिस के इतने आला अधिकारी इसमें शामिल हो गए, वही लूटपाट में लगे हुए थे और पॉक्सो लगा लगा कर लोगों से वसूली हो रही थी। सर, ये तो बहुत ही खतरनाक नेक्सस हुआ ना, जहां पर जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। अंजू जी, मेरा परामर्श होगा डीजीपी राजीव कृष्ण को और योगी जी को, इन सभी को कर दे डिसमिस। जैसे मैंने एक मिसाल दिया था, आदरणीय नरेश कुमार, स्वर्गीय नरेश कुमार वर्मा जी ने एक डिप्टी एसपी को डिसमिस किया था। ये किस खेत की मूली है? ये डकैती डाल रहे हैं, इनको भी डिसमिस होना चाहिए। छांगुर वाले केस में बलरामपुर में जो थे उनको भी डिसमिस होना चाहिए। ज्यादा जांच वांच न करें। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत संविधान के इनका डिसमिसल इसीलिए किया जाता है। और पुलिस में बड़े व्यापक अधिकार दिए गए हैं पुलिस महानिदेशक को। इनका डिसमिसल वैसे ही हो सकता है, 50 साल से ऊपर है तो भी हो सकता है, 50 साल से कम है तो भी हो सकता है। और इस तरीके के भ्रष्टाचार को लेकर के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत हम मानते परिवार के भी है, लेकिन अगर परिवार का सदस्य भी अगर वहां पर व्यापार कर रहा है जहां पर आप नियुक्त हैं, जिसको कि हमारे डीजी शिरीष चंद्र दीक्षित जी कहते थे, इट इज एन इमोरल एक्ट। ये कि अपवित्र कार्य है कि आप जहां नियुक्त हैं वहां पर जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं और वहां पर आप व्यापार करता है अगर आपका परिवार तो, और आपकी जानकारी में रहते हुए, आपके निवास में रहते हुए। आपकी पत्नी कहीं अलग थोड़ी रहती है, आपकी पत्नी आपके साथ रहते हैं, आपके भाई आपके साथ रहते हैं, आपका साला आपके साथ रहता है, तब ये आलम है। तो अंजू जी, इसका कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन शायद हम वो चीजें भूल गए हैं। हम वो तमाम चीजें भूल गए कि जो हम कर सकते थे, जो हमने किया है। इसके पहले भी एक आईपीएस अफसर एक किसी कोर्स में जापान गए थे, और जापान से जब लौटे तो उन्होंने एक गलती की थी कि जो कैमरा लेकर के आए थे उसको कस्टम पे डिक्लेयर नहीं किया था, ड्यूटी बचा ली थी। आरोप लगे, जांच हुई, तो बताइए क्या सजा मिली आईपीएस अफसर को? डिसमिसल। तो अगर आईपीएस अफसर इस गलती पे डिसमिस हो सकता है, तो जो व्यापार कर रहा है वो तो बिल्कुल सुल्ताना मानसिंह का भी बाप है वो। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों का सर्विस में बने रहने का कोई औचित्य नहीं। इन सब का डिसमिसल होना चाहिए। जो 3 डिप्टी एसपी मैंने बताया, जो इंस्पेक्टर बताया मैंने, और इसके अलावा जो 2 उपाध्यक्ष के जो पीएस हैं उनका भी डिसमिसल होना चाहिए। छांगुर को जो पीए वहां मजिस्ट्रेट की जो अपनी पत्नी के साथ लैंड का करता था, उसका भी डिसमिसल अब तक हो जाना चाहिए था। हम लोग पता नहीं कि उनको अभी तक अपनी छाती से लगा करके इनको पाले हुए हैं अंजू जी। ये चीजें बहुत पहले इनका डिसमिसल हो जाना चाहिए था। बहरहाल, जितने जल्दी हम करेंगे उतनी कृपा होगी। मेरा अखिल को यह परामर्श होगा कि कम से कम अगर तुमने मुझसे कुछ सीखा है तो अब कानपुर और पुलिस विभाग कुर्बानी मांग रहा है। अब कुर्बानी ऐसे भ्रष्ट तत्वों की अगर जितने जल्दी दोगे उतना ही जल्दी पुलिस विभाग उऋण होगा जनता के इस उपकार से। और मैं समझता हूं कि इस कुर्बानी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जनता देख रही कि तुम क्या कार्रवाई करते हो। अरे पहले हम लोगों ने डिसमिसल किया है आईपीएस अफसरों का, हमने डिसमिसल किया है डिप्टी एसपीज का, डिसमिसल किया है ऐसे इंस्पेक्टर्स का, तो अब क्यों नहीं हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी, व्यापार करना तो एक बड़ा छोटा भाग है अपकृत्य का, लेकिन उसकी आड़ में लड़कियों के द्वारा पॉक्सो का मुकदमा लिखाना, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करना, फिर जमीन सस्ते मद्दे दाम पर लेकर के नेगोशिएट करना, जबरन धन वसूलना, आप गिनती जाइए, मैंने कितने अपराध आपको बता दिए। इन सब अपराधों की जो जघन्य अपराध हैं, उसका प्रतिफल यह है कि जो अंग्रेजी में कहते थे वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, कि इस तरह के पाप का अंत मौत होती है। तो मौत तो जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल सेवा मुक्त तो इनको हो ही जाना चाहिए। सर,
एक हैरानी की बात ये समझ में आती है कि आप कितने भी क्रिमिनल्स के मामले देख लो, आपको याद होगा एक बाबा था जो सत्संग करता था, हाथरस में जो कांड हुआ था, वो भी कितने दिन तक भागा रहा था और जो भगदड़ मची थी, कितने लोग मारे गए थे। तो तब भी ये बातें सामने आई थी कि पुलिस में ही ऐसे तत्व रहते हैं जो उनको आगाह कर देते हैं, खबर लीक कर देते हैं, वगैरह वगैरह। और छांगुर के मामले में भी अगर हम देखें तो पुलिस के अंदर ही उसने बहुत से लोगों को पटा रखा था सर। मतलब वो जो जिला सत्र न्यायालय वहां के एक उसने क्लर्क को भी अपना बना रखा था, उसको भी करोड़ों भेंट कर रहा था। तो सर ये जो सिस्टम की क्लीनिंग है ये कैसे होगी? देखिए, छांगुर का तो 500 करोड़ का नुस्खा है, भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार को जो अगर देख रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए दो बातें हैं। हम देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम मिले हुए हैं, हम भी उस लूट के हिस्सेदार हैं, जाहिर है। छांगुर के केस में तो मैंने कहा कि जो भी तत्कालीन एसपी डीएम थे, सबको नपना चाहिए, और अगर नहीं नपेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप गंभीर नहीं है। इसी तरह कानपुर की अगर आप बात करें, ये बाबा की बात करें, मुझे अच्छी तरीके से याद था कि उसके सत्संग में काफी लोग मर गए थे और बाबा बिल्कुल पलायन कर गया था। और बाबा न सिर्फ पलायन किया बल्कि कुछ दिन भूमिगत भी रहा। लेकिन वो बाबा जो था वो पुलिस में पहले सेवक था और एलआईयू का एक्स एम्प्लॉय था, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में वो सेवा दे चुका था, तो उसके पुलिस के तौर तरीके मालूम था। लेकिन जो भगदड़ मची थी वो था एक्सीडेंट। और छांगुर का केस जो था वो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, मिडिल ईस्ट का पैसा, तमाम जघन्य राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। इसी तरह कानपुर में जो है वो भी जघन्य अपराध हैं, जबरन धन वसूलना, पॉक्सो का एक्ट लगवा लेना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा देना, जमीनों का लेन देन करना, ये भी एक दूसरा सिस्टम है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप है इसको और अधिक प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो हमारा सतर्कता विभाग है, भ्रष्टाचार निवारण संगठन है, इनको और क्रियाशील होना चाहिए। आप भी सिंगापुर गई होंगी और आपने देखा होगा कि वहां पर तो ये बताते हैं कि जरा सा कोई 100 रुपए की कोई रिश्वत किसी को देता। एक साहब गए थे भारतीय वहां पर, वो उनको बहुत पसंद आया एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने $50 निकाल करके, समझते थे हिंदुस्तान है, और जो वहां पे सिक्योरिटी वाला था उसकी जेब में डाल दिया। बताइए क्या हुआ? उसने पकड़ करके दोनों हाथ उनके पीछे करके हथकड़ी में डाल दिया लॉकअप में। उनका ये क्या हुआ? उनका सेठ जी, ये इंडिया नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि जिसको आपने चाहा $50 दे दिया या $100 दे दिए, वो आपने यहाँ पे दिया, यहाँ पर करप्शन, और वहाँ पर बड़ी लंबी सजा हो गई। ये तो कहिए कुछ उनके कॉन्टैक्ट थे, तो जहाँ जाते वो 7 साल के लिए, शायद 7 महीने लग गए उनको। वो बड़ा महंगा पड़ गया उनको किसी को $100 देना, जबकि वो तो बेचारे न लेना एक न देना दो, खुश होकर के शायद उन्होंने वर्दी दे करके कि हिंदुस्तान में की तरह कुछ, चलो हम भी कुछ नजराना चाहते हैं, नजराना ऐसा दिया कि चलेगा 7 महीने के लिए अंदर। तो अगर इसी तरह का अगर लॉ सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और हमको करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम रेस हारने वाले हैं। अब छांगुर के केस में जो हमने देखा, जब राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, कानपुर में भला हो अखिल का कि अखिल ने इस तरीके के, अखिलेश द्विवेदी ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ नकेल कस दी। लेकिन इसको फॉलो अप करके 17 में से 12 एप्लीकेशंस की जांच पूरी हो गई। अब जिनकी जांच पूरी हो गई है उसमें मुकदमे लिखवाएं, जेल भेजें, रासुका के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट लगाएं, और इन्होंने जो जो संपत्तियां अर्जित कर ली हैं उसके आधार पर कार्रवाई करें। और अंजू जी, मैं फिर कहूंगा कि अखिल को इस तरीके के अनर्गल आरोपों से विचलित नहीं होना चाहिए। हालांकि कहने पे कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसे लगता है कि जैसे चाकू मार दिया है। लेकिन वो अनुभवी परिपक्व पुलिस अधिकारी है, बहुत अच्छी सत्यनिष्ठा का है, विचलित नहीं होगा, और अंततोगत्वा वो बिल्कुल इसको अंतिम पड़ने तक ले जाएगा।